हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर का जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है ब्रैग समीकरण। कल हमने एक्स किरणों के विवर्तन के बारे में डिस्कस किया था कि एक्स किरणों का विवर्तन क्रिस्टल में से किस प्रकार होता है। ठीक है, उसी के आधार पर, विवर्तन के आधार पर ही ब्रैग समीकरण निर्भर करता है। इससे हम क्रिस्टलों के बीच में जो जालक तल हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे, ये एक क्रिस्टल का हमने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर विभिन्न जालक तल हैं। एक AA हो गया, दूसरा BB हो गया, CC हो गया, DD हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर जालक तल हैं जो कि समदूरस्थ हैं। इनके बीच की दूरी, सभी के बीच की दूरी समान होगी। ठीक है, अब हमको इनके बीच की दूरी का पता करना है कि इनके बीच की दूरी क्या है। तो इनके बीच की दूरी पता करने के लिए ब्रैग समीकरण, ब्रैग नामक एक साइंटिस्ट ने एक समीकरण दी थी जिसका हम इसमें यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, वो है एक्स किरणों का यूज़ करेंगे। इसके अंदर एक्स किरणों का यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर ये समदूरस्थ जालक ले लिए। अब इसमें होता क्या है, जब इसके ऊपर एक्स किरणों को आपतित कराया जाता है भिन्न भिन्न जालक तलों के कणों पर, जो ये हैं वो क्या है, अवयवी कण हैं। ठीक है, जो जालक तलों पर स्थित हैं। क्रिस्टल के अंदर परमाणु होंगे ना, उसके अवयवी कण कौन से होते हैं, परमाणु, अणु, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये होते हैं, ये अवयवी कण होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अवयवी कण, इसके अणु इसके ऊपर रखे हुए हैं किसी भी क्रिस्टल के, इन कणों पर हम एक्स किरणों को आपतित कराते हैं। अब एक्स किरणों को आपतित कराते हैं तो हमको पता है कि एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो इन कणों के आकार की होती है। ठीक है, तभी हमारा विवर्तन की फिनोमिना काम करती है, तभी विवर्तन का जो लॉ है वो उसके अंदर लगता है। अब जब एक्स किरणें हैं यहाँ से आपतित हो रही है P से और Q से, जैसे P से जो एक्स किरण आपतित हुई है वो थीटा डिग्री का कोण बना रही है जालक के साथ में, और Q से जो आपतित हो रही है वो भी थीटा डिग्री का कोण बना रही है जालक B के साथ, जालक B के तल के साथ में, इस तल के साथ, जैसे ये इस तल के साथ बना रही है। ठीक है, तो होता क्या है कि इन कणों पर आपतित होने के बाद ये किरणें विवर्तित हो जाती है। किधर विवर्तित होती हैं, R डायरेक्शन में और S डायरेक्शन में। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ तो इसकी परावर्तित हो जाती हैं, कुछ तो किरणें वापस चली जाती हैं, और कुछ एक किरणें क्या होती हैं, इसको पार करके इसके पार चली जाती है, BB जालक तल पर आ जाती है। कुछ एक BB तल से भी अंदर चली जाती हैं, CC पे चली जाती हैं, कुछ एक DD पे चली जाती हैं। ठीक है, तो जो जो किरणें समान कला में आ जाएं, मतलब जिनका एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस जिनका 0 हो जाए, या 0 हो जाए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, जिनका फेज डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग हो जाए, या फिर इसको कला बोल सकते हैं हिंदी में, समान कला में जब ये आ जाएं, तब क्या होता है कि हमारा एक व्यतिकरण प्राप्त होता है हमें, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण का क्या कार्य होता है कि वो एक ब्राइट इमेज तैयार करते हैं। वो जो अवयवी कण हैं उसकी एक इमेज फोटोग्राफिक प्लेट पर बनती हुई दिखती है। समपोषी व्यतिकरण ये कार्य करता है, और विनाशी व्यतिकरण क्या करता है कि उसके भी उनमें क्या है, कला अपोजिट होती है, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देती हैं किरणें, और फिर वहाँ पर हमको अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा मतलब डार्क फ्रिंज मिलती है। हमको इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उनके चित्र तो मिल जाएंगे, उनके धब्बों के रूप में एक हमारे पास इमेज तो तैयार हो जाएगी, लेकिन हमको उन कणों के बीच की दूरी भी हमको पता करनी है, उन दो तलों के बीच की दूरी क्या है।
जैसा कि d हमने यहाँ पर शो किया है, तो हमको d का मान यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, तो क्रमागत तलों द्वारा विवर्तित किरणें जब समान कला में होती हैं तो संपोषी व्यतिकरण द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें धब्बे प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, धब्बे तो मिल जाएंगे लेकिन हमको उनके बीच की डिस्टेंस भी पता करनी है। तो वो डिस्टेंस पता करने के लिए हम इसके अंदर संपोषी व्यतिकरण का जो पथांतर होता है उसका यूज करेंगे। संपोषी व्यतिकरण का पथांतर जो होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है, जो कि हमने 12th क्लास में डीपली पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो तरंग धैर्य होता है वो पूर्णांक के साथ में गुणा होता है इसका। एक्स किरणों का जो तरंग धैर्य है, जब डेल्टा का मान लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो, पथांतर का मतलब क्या है? पथांतर का मतलब होता है जो ये किरणें हैं जो पाथ ट्रेवल करती हैं, जिस पाथ से वो गुजरती हैं उस पाथ की लंबाई। ठीक है, 2 किरणें हैं तो दोनों के पाथ की लंबाई में जो अंतर है वो होता है पथांतर। माना कि P जो हमारी जो P से जो P है ना, हमारी जो वो आ रही है एक्स किरण N अणु से टकरा रही है और विवर्तित होकर R की तरफ जा रही है। तो जो P से जो एक्स किरण आ रही है उसका पाथ क्या हो गया? PNR। इसको नाम दे दिया हमने PNR। और दूसरी जो किरण आ रही है Q से, उसको हमने पाथ को क्या नाम दे दिया? QTS। तो इनका पथांतर हमें एक्चुअल में निकालना है। तो इनका पथांतर कैसे निकलेगा? इनका पथांतर निकालने के लिए हम इसके अंदर एक ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे कि जो ये n जो हमारा अवयव है, अवयवी कण है, यहाँ से हम QT के ऊपर एक लंब डालते हैं, 90 डिग्री पे बनेगा और उसको नाम दे दिया L। ऐसे ही TS के ऊपर भी एक लंब डाल देते हैं, ये भी हो गया M। ये पॉइंट डाल दिया M। अब देखिए आप, ये सेम एंगल पे आ रही है दोनों किरणें, ये भी और ये भी। तो यहाँ तक तो ये दोनों सेम पाथ ट्रेवल कर रही है, सेम कर रही है, और यहाँ से इधर भी ये दोनों सेम पाथ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, कर रही है। अब बात करें PNR की, तो ये पाथ और ये पाथ, PNR का तो यही तो पाथ है। PNR का P से N मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पाथ है, एक पार्ट तो ये हो गया इसका PNR का, दूसरा पार्ट यहाँ से फिर यहाँ तक जा रही है ये। लेकिन QTR यहाँ से QL तक तो इसके बराबर हो गया और फिर M से S तक भी इसके बराबर हो गया। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसका, ये PNR की तुलना में QTS जो हमारी जो किरण है उसका ज़्यादा है। ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। तो ये वाली जो लेंथ है वो ही इसका पथांतर है, जिसका मान क्या है? LT प्लस MT। अगर हम इस LT प्लस MT का मान निकाल लें तो क्या आएगा? डेल्टा इज इक्वल टू LT प्लस MT। तो जो हमारे मेन जो हमारे अंदर हमको इसके अंदर करना है वो यही है, डेल्टा जो कि पथांतर है PNR और QTS का, LT प्लस MT का हमको मान निकालना है। उसको निकालने के लिए हम इसके अंदर फिर ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे। जब P से जो किरण आ रही है वो यदि थीटा डिग्री कोण बना रही है और Q से जो किरण आ रही है वो भी थीटा डिग्री का कोण बना रही है, तो आप देखो, ध्यान से देखना, यदि मैं यहाँ से डॉटेड लाइन खींचूं तो ये थीटा है, तो ये और ये अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये भी थीटा होगा, होगा नहीं होगा?
और जब ये थीटा होगा तो ये और ये शीर्ष अभिमुख कोण होने के कारण ये भी थीटा हो गया, और जब ये भी थीटा हो गया तो ये 90 डिग्री है पूरा, और इसका ये वाला हिस्सा थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो आप देखोगे n, अब देखो इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखना, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये 90 क्योंकि ये अभिलंब है, ये वाला एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना निकलेगा? 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस x, मान लिया x है वो, इजिकल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो x इजिकल टू क्या आएगा? 180 माइनस 180 प्लस x इजिकल टू थीटा, सॉरी थीटा, x इजिकल टू थीटा डिग्री है, मतलब ये कोण भी हमारा थीटा आएगा। ठीक है, तो ये कोण भी थीटा आएगा। तो अभी हम इसको वापस से फेयर कर देते हैं। ये मैंने थोड़ा आपको इंटरनल चीज़ बता दी थी, बुक के अंदर ये डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था इससे, ये हो गया L। तो ये एंगल हमारा क्या आया? थीटा। ये एंगल हमारा थीटा होएगा, और ये एंगल भी हमारा इसी तरीके से थीटा होगा। ठीक है, कौन सा एंगल? यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक। तो ये दोनों एंगल थीटा हो गए। अब हो गया हमारा काम। ये n है, ये L है, ये T है, ये n है, ये T है, ये m है। ये दो त्रिभुज इसके अंदर बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों का यूज करेंगे इसके अंदर। एल एन टी से क्या बनेगा? एल एन टी से साइन थीटा इज इक्वल टू एल टी अपॉन एन टी, लंब बटे कर्ण। जब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब ले लिया एल टी। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये हो गया इसका कर्ण एन टी। एल टी अपॉन एन टी इज इक्वल टू साइन थीटा। एल टी इज इक्वल टू एन टी साइन थीटा, और एन टी का मान क्या है? डी। ये हो गया डी। ठीक है, तो एन टी इज इक्वल टू डी साइन थीटा हमने यहां पुट कर दिया। अब त्रिभुज एम एन टी के अंदर आ जाओ, उसके अंदर भी सेम प्रोसेस, एम टी इज इक्वल टू डी साइन थीटा आ जाएगा, और इन दोनों का मान इस इक्वेशन के अंदर रख दो, तो डेल्टा जो हमारा पथांतर है उसका मान 2d साइन थीटा निकल के आएगा। लेकिन संपोषी व्यतिकरण की परिभाषा से जो पथांतर होता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है? एन लैम्डा। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा वाली जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, ठीक है, उनके जो दो तरंगे हैं जैसे, उनके बीच में यदि पथांतर लैम्डा हो तो भी संपोषी व्यतिकरण होगा, 2 लैम्डा हो तो भी संपोषी व्यतिकरण होगा, 3 लैम्डा हो तो भी संपोषी व्यतिकरण होगा। तो यह उसके लिए एक शर्त है। ठीक है, तो इस शर्त को हम इसके इक्वल में कर देंगे, क्योंकि ये भी पथांतर है दो तरंगों का, तो ये भी पथांतर है 2 तरंगों का, तो दोनों को इक्वल कर दिया, तो d इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा आ गया। ठीक है, d मिनिमम कितना आएगा? मिनिमम तब होगा जब इसमें भाग जिस क्वांटिटी का दिया जा रहा है वो क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, वो क्वांटिटी मैक्सिमम होगी तो साइन थीटा यदि मैक्सिमम होगा तब d मिनिमम आएगा। तो d मिनिमम इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन साइन थीटा। मैक्सिमम क्या वैल्यू होती है? -1 से 1 तक वेरी करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो साइन थीटा का 1 यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो एन लैम्डा अपॉन 2 हमारे पास d मिनिमम, मतलब 2 जालक तलों के बीच की
मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास एन लैम्डा अपॉन 2i है, ठीक है। और जो हमने ये इक्वेशन प्राप्त की थी एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? ब्रेग समीकरण। यही हमारा ब्रेग समीकरण है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेना। ऐसा कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर काम नहीं है, सिंपल बस 2 साइन थीटा के फॉर्मूले लगाए हैं और डेल्टा इजिकल टू LT प्लस TM में इन दोनों की वैल्यू रख दी, बस। एन लैम्डा जो कि संपोषी व्यतिकरण की परिभाषा से हमारे पास आता है उसके इक्वल कर दिया, यही हमारी ब्रेग समीकरण होती है, ठीक है। अगला टॉपिक होगा हमारा क्रिस्टल पर एक्स किरण प्रकीर्णन के लिए प्रतिबंध, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आराम से चल रहे हैं, आपको मेरे को नहीं लगता ऐसा लग रहा होगा कि बहुत तेज़ी से मैं करा रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो आप अच्छे से साथ के साथ तैयारी करते चलो और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।